नमस्कार दोस्तों, रोशनी कोचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित शिक्षण शास्त्र का पाठ नंबर 5 बना रहा हूं और यह गणित शिक्षण की विधि है। दोस्तों, एक विधि जिसका नाम था आगमन विधि, मैं पाठ नंबर 4 में बना चुका हूं। यदि आप उस विधि को नहीं देखे हैं तो उस विधि को पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर इस विधि को जो आज पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है निगमन विधि, अंग्रेजी में इसे डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, अन्वेषण विधि, उसके बाद विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, ये 5 विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए आज हम दूसरा नंबर विधि जिसका नाम है निगमन विधि, निगमन विधि को समझते हैं। निगमन विधि क्या है, इनके दोष क्या है, इनके गुण क्या है, देखिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड के बारे में। देखिए यह विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है दोस्तों। इस विधि में पहले परिभाषा या सूत्र को बता दिया जाता है और बच्चा खुद इस सूत्र को समझता नहीं है और याद कर लेता है और फिर उन नियमों या सूत्रों के उपयोग के द्वारा समस्या को हल करता है। दोस्तों समझ गए होंगे आगमन विधि क्या है। आगमन विधि में पहले नियम, परिभाषा या सूत्र याद करवा दिया जाता है और उस नियम या सूत्र या परिभाषा के आधार पर बच्चा समस्या को हल करता है। तो इस विधि को निगमन विधि के नाम से जाना जाता है। आगमन विधि में आप देख लिए थे, पहले उदाहरण दिया जाता है, बहुत सारा उदाहरण, और उदाहरण के माध्यम से बच्चा खुद सूत्र या नियम का निर्माण कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ बिल्कुल विपरीत हो रहा है। यहाँ पहले परिभाषा या सूत्र या नियम बता दिया जाता है, याद करवा दिया जाता है, रटा दिया जाता है और उस नियम या सूत्र के आधार पे बच्चा समस्या को हल करता है। दोस्तों इस विधि के बारे में और जानकारी लीजिए। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को सरल बना देता है, आसान बना देता है गणित शिक्षण शास्त्र को कार्य को। दोस्तों पहले आप सूत्र या नियम याद कर लेंगे तो सवाल बनाना बहुत आसान हो जाता है। निगमन विधि में बच्चे नियम या सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते हैं बल्कि उनका स्मरण यानी याद करते हैं। दोस्तों उन नियम और सूत्र को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, स्वयं खोज नहीं करते हैं नियम का। यह नियम कैसे बना, कहाँ से आया, इनका खोज स्टूडेंट नहीं कर पाता है और केवल रट लेता है। अगला देखिए दोस्तों, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक निगमन विधि को अरुचिकर अमनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं। फिर आगे देखिए दोस्तों, यह विधि छात्रों में रटने की आदत उत्पन्न करती है। इस विधि के द्वारा छात्रों में आदत पड़ जाता है याद करने की, रटने की। दोस्तों आगे देखिए, यह विधि छात्रों को जो ज्ञान देती है वह ज्ञान अस्थायी और अस्पष्ट होता है, क्योंकि स्टूडेंट ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शिक्षक के द्वारा या सूत्र के आधार पे, नियम के आधार पे उसको रट करके निकाल लेता है दोस्तों, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन समझ नहीं पाता है। इसलिए यह ज्ञान अस्थायी रहती है और अस्पष्ट भी रहती है, जो अधिक दिनों तक बच्चों के दिमाग में नहीं रह पाती है। बच्चा कुछ दिनों के बाद इस ज्ञान को भूल जाता है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आगमन विधि में आप देख लिए थे, बच्चा खुद से नियम निकाल रहा था, सूत्र को प्रूव कर रहा था, प्रमाणित कर रहा था, इसलिए वह अस्थायी था और
स्पष्ट भी था और बच्चा के दिमाग में बहुत दिनों तक रहता था, जल्दी भूल नहीं पाता था, वो सेट हो जाता था उसके दिमाग में। लेकिन यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, इसलिए निगमन विधि को आगमन विधि का विपरीत कहा जाता है, अमनोवैज्ञानिक माना जाता है, अस्थायी माना जाता है, अस्पष्ट माना जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग निगमन विधि के गुण और दोष को तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला निगमन विधि के गुण एवं दोष में देखिए पहला गुण क्या है और पहला दोष क्या है। पहला गुण है दोस्तों, यह विधि उपयुक्त है और संक्षिप्त है। बहुत शॉर्टकट होता है इस विधि में। सूत्र याद हो गया है तो आसानी से बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में, बहुत कम जगह में बना सकते हैं। तो ये गुण में लेंगे, यह विधि उपयुक्त और संक्षिप्त होती है। और दोस्तों पहला दोष में देखिए, यह विधि रटने को प्रोत्साहित करती है। इस विधि में बच्चा रटने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा नंबर गुण है दोस्तों, इस विधि का प्रयोग सभी विषयों में संभव है। आगमन विधि में आप लोग देख चुके थे, जो आगमन विधि सभी विषय के लिए उपयोगी नहीं था, लेकिन निगमन विधि का गुण है दोस्तों, यह सभी विषयों के लिए संभव है, उपयोगी है। और दूसरा नंबर दोष देख लीजिए, निगमन विधि का दोष क्या है, इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, अस्पष्ट होता है दोस्तों। इसमें भूलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। स्टूडेंट यदि रिवीजन बार बार नहीं कर रहा है तो बहुत जल्दी भूल सकता है। तीसरा नंबर गुण देखिए दोस्तों, इस विधि में छात्र किसी नियम का प्रयोग करना सीखते हैं, सूत्र का प्रयोग करना सीखते हैं, नियम का प्रयोग करना सीखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर गुण है। और तीसरा नंबर दोष देख लीजिए क्या है, केवल उच्च कक्षाओं के लिए यह उपयोगी है दोस्तों। यह विधि यानी निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, प्राथमिक कक्षा के लिए यह उपयोगी नहीं साबित होगा। और चौथा नंबर गुण देखिए दोस्तों, चौथा नंबर गुण क्या है, चौथा नंबर गुण है, इस विधि में छात्र को शुद्ध नियम या सिद्धांत जानने का अवसर नहीं होता है दोस्तों। इस विधि में शुद्ध नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, इसको स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो तो खुद से डेवलप किया नहीं है, केवल याद कर लिया है। और देखिए दोष में भी देखिए, बालक को बिना उदाहरण के सूत्र समझने में कठिनाई होती है। यानी सूत्र को डायरेक्ट याद किया जाता है यहाँ, तो इसलिए बिना उदाहरण के याद करना बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों, समझने में बहुत कठिनाई होती है। और पांचवा नंबर गुण में देखिए दोस्तों, अनेक छात्रों को एक समय में ही इस विधि द्वारा शिक्षण कराया जा सकता है। यानी बहुत सारे बच्चों को एक साथ हम लोग इस विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यानी शिक्षण कार्य बहुत सारे स्टूडेंट की संख्या रहने पर भी एक साथ आसानी से हो सकता है, सुगम हो जाता है शिक्षण कार्य इस विधि के द्वारा दोस्तों। और दोष में देखिए पांचवा दोष क्या है, यानी निगमन विधि में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं दोस्तों। यदि भिन्न भिन्न प्रकार का प्रश्न है, अनेक तरह का प्रश्न है, तो अनेक तरह का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। यह दोष के तौर पे हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारा सूत्र याद करना और उसे दिमाग में रख पाना बच्चों के लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है। छठा नंबर दोष देखिए दोस्तों, छठा नंबर गुण पहले देखिए, इस विधि में शिक्षक एवं छात्र दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता है दोस्तों। यानी इस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं हो पाता है। यानी इस विधि में शिक्षक केवल सूत्र लिखवा देते हैं और स्टूडेंट उसको याद कर लेता है। छठा नंबर देखिए, दोष में क्या है, स्वतंत्रतापूर्वक इस विधि का प्रयोग संभव नहीं है दोस्तों। यानी यह विधि अकेले इसका प्रयोग करना संभव नहीं है,
आगमन विधि का सहारा लेना पड़ता है। और 7वां नंबर देखिए दोस्तों, गुण क्या है? निगमन विधि द्वारा नवीन समस्या का समाधान किया जा सकता है। नई नई जो समस्या उत्पन्न होगी उसका समाधान निगमन विधि से कर सकते हैं दोस्तों। और 7वां नंबर दोष देखिए, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होना पड़ता है। नियम से सूत्र की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर अग्रसर होना पड़ता है दोस्तों। याद रखना है, आगमन विधि में हम लोग उदाहरण से नियम की ओर जाते थे, लेकिन यहाँ निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। पहले नियम बाद में उदाहरण। यदि पहले उदाहरण आ जाए बाद में नियम तो आगमन विधि हो जाएगा, लेकिन निगमन विधि में पहले नियम और बाद में उदाहरण। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, वहाँ आगमन विधि में था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, लेकिन यहाँ निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। आगमन विधि में देखे थे मूर्त से अमूर्त की ओर जाते थे, लेकिन यहाँ अमूर्त से मूर्त की ओर जाएंगे। और आगमन विधि में सरल से कठिन की ओर जाते थे दोस्तों, लेकिन यहाँ कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यानी इस तरह से आप देख रहे हैं, आगमन विधि का बिल्कुल विपरीत निगमन विधि होता है। याद रखना है, यदि आपको दोनों में से एक विधि भी याद है तो आप उसको अपोजिट करके दूसरा विधि ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। यानी आगमन का विपरीत निगमन या निगमन का विपरीत आगमन हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप आगमन और निगमन के बारे में जान चुके हैं। गणित का 2 शिक्षण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि आज कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम संश्लेषण और विश्लेषण की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो गणित शिक्षण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।